नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट मंजू वालिया, आपके अपने चैनल जस हिंदी, जिसको आपने बहुत प्यार दिया है, आपका आभार प्रकट करती हूँ और अभिनंदन करता हूँ। एक मुलाकात, इस शो का नाम है, जैसे कि आप सब जानते हैं, और इसमें हम आपसे मिला कर आते हैं भिन्न-भिन्न प्रांतों से, भिन्न-भिन्न देशों से, कुछ ऐसे लोगों से जो कि आपसे मिलना चाहते हैं और आप उनसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं ज़िंदगी हर एक का सपना होता है और कुछ लोग उस सपने को जी लेते हैं और भूल जाते हैं। कुछ लोग उन सपनों के पीछे भागते हैं और भागते रहते हैं जब तक कि उनको अपनी मंज़िल नहीं मिल जाती। सपने देखना बुरी बात नहीं है। आपके सपने किसी भी उम्र में पूरे हो सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे दोस्त से मुलाकात कराएँगे जो यहाँ से किलो दूर है। मुंबई, सपनों की नगरी। हर एक इंसान अपना सपना लेके आता है। किसी के पूरे हो जाते हैं, कोई रह जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम मिलाते हैं आपको राइटर, डायरेक्टर राजेश भट्ट जी से। नमस्कार राजेश, नमस्कार। नमस्कार मंजू जी, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और हमारे सारे दर्शकों को, श्रोताओं को प्यार भरी नमस्कार। जी, थैंक यू। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए। जी, और इस सपनों की नगरी में जी। आप कब से हैं? और क्यों आए यहाँ पर आप? और कहाँ से आप? इसके बारे में कुछ हमें बताइए। जी, देखिए पहले तो आपने सपनों की बात की, सपनों की नगरी की बात की है। पहले तो मैं अपने ऑडियंस को ये बता दूँ कि हर दिन आता है आपकी याद लेकर, हर दिन जाता है आपकी याद देकर। हर दिन आता है आपकी याद लेकर, हर दिन जाता है आपकी याद देकर। हमें तो इंतज़ार था आज के इस दिन का, जब आया है आप सब लोगों को साथ में लेकर। क्या बात! तो मंजू जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने अपना मेरे लिए भी कीमती वक़्त अपना खुद का भी दिया, अपने चैनल का भी दिया है और मुझे मालूम है कि आपका चैनल ये बहुत पॉपुलर चैनल है और आपने इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बना दिया है। मैं बिलॉन्ग करता हूँ देहरादून से और मेरी पूरी एजुकेशन देहरादून में हुई है। मैंने बीकॉम किया है। बचपन से ही मुझे ड्रामे का, रामलीलाओं का शौक था और ये शौक मुझे डायरेक्शन में ज़्यादा था कि फ़िल्में बनती कैसे हैं और यही एक शौक था कि जो मुझे मुंबई की तरफ ले आया। जी। और देहरादून देहरादून तो यूपी में आता है आजकल टुकड़े करके उत्तराखंड बना दिया है। जी, जी, ये उस यूपी का पार्ट था और जी, मुझे मालूम है कि आप भी उसी पार्ट से बिलॉन्ग करती हैं जी, और ये 99 में उत्तराखंड बन गया, जी। देवभूमि उत्तराखंड। तो मैं तो तो ख़ैर अपना 86 में आ गया था मुंबई और यहाँ आने के बाद बहुत कड़ा संघर्ष क्योंकि यहाँ पे कोई पहचान का भी नहीं था। तो उस ज़माने की एक बहुत मशहूर अभिनेत्री थी विद्या सिन्हा जी। जी, तो उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने अपने बेटे की तरह मुझे माना और उस वक़्त उनकी 2 सीरियल्स थी। पहली सीरियल थी सिंहासन बत्तीसी शायद आपको याद होगा दूरदर्शन पे चला करती थी, जिसमें राजा भोज और विक्रमादित्य की कहानी थी, 32 पुतलियाँ निकलती थी सिंहासन से। जी, तो जी, जी। वो हम लोगों की मेरी कह सकते हैं कि पहली अपना एज़ एन अप्रेंटिस डायरेक्शन में था वो। उसके बाद दूसरी सीरियल आई दरार। फिर अपना उनके साथ रिलेशन इतने अच्छे हो गए कि वो मुझे अपना बेटा भी अडॉप्ट करना चाहती थी। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं अभी 20-21 साल का हो गया हूँ। 2000 किलोमीटर दूर मेरा घर है देहरादून में अपने मम्मी-पापा को सुख-दुःख में मिलने भी नहीं जा सकता। अगर आप किसी लड़की को अडॉप्ट करोगे, तो अगर वो कनाडा भी चली जाएगी शादी करके, तो उसे मालूम पड़ेगा कि मेरे पेरेंट्स तकलीफ में है, दुःख में है, तो वो दौड़ी हुई चली आएगी वहाँ से। और जी, आप यकीन करें
कि हमने 3 दिन की बच्ची एक गोद ली दिल्ली से और आज वो बच्ची बहुत बड़ी हो गई है, ऑस्ट्रेलिया में उसकी पूरी एजुकेशन हुई है। नाउ शी इज़ मैरिड एंड सेटल्ड। जी। तो आपकी एजुकेशन देहरादून में हुई कि आपने जैसे आप बताया कि आप 21 साल की आए तो बॉलीवुड में की? जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आवाज़ बहुत लो आ रही है। आपकी एजुकेशन कहाँ से है? मतलब देहरादून से हुई या मुंबई से? मेरे एक्सपेक्टेशन अच्छा हम लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और जाइएगा नहीं कहीं आप, खूब जी, बात करेंगे हम आपसे। जी, बहुत ज़रूरी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है जिससे कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं राजेश भट्ट जी से जो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं बॉलीवुड बॉम्बे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी कहते हैं कि वक्त, दोस्त और रिश्ते बड़े नसीब से मिलते हैं और इनका इनके जाने के बाद पता चलता है कि कितनी अहमियत थी। तो जैसे कि आपने कहा विद्या सिन्हा जी के बारे में, जी। कुछ और कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, बड़ी अच्छी कलाकार थी और बड़े अच्छे किरदार निभाए उन्होंने जी, जी, जी। बॉलीवुड में। देखिए, मैं उनके बारे में सिर्फ़ ये कह सकता हूँ कि मुझे मेरी मदर से मैं बहुत अटैच था, मैं अपनी मदर से। जी, और जब मैं अब 19 की मेरी एज थी जब मैं मुंबई आया जी, और आप समझ सकते हो कि वो स्ट्रगल का दौर था, इतने पैसे भी नहीं थे कि हम घर वापस जा सकें। तो उस वक़्त में उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, जब भी मैं उनके घर पे जाता था, उनके घर में सर्वेंट्स भी थे, मेड भी थी, लेकिन वो हमेशा अपने हाथों से ब्रेकफ़ास्ट बना के या लंच के टाइम में गया, तो अपना खाना बनाकर खिलाती थी वो। और कभी मुझे ये फ़ील ही नहीं होने दिया कि कोई मैं आउटसाइडर हूँ। अपने बेटे भी उन्होंने रखा और वो रिश्ता मैंने भी अपना उनकी आखिरी सांस तक निभाया और मैंने ही उन्हें फिर आखिरी सांस पे जब गए तो कंधा भी दिया, सब कुछ किया। तो ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम कि मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता। बहुत जी, मिस करता हूँ उन्हें, बहुत मिस करता हूँ, जी। बहुत मिस करता हूँ। तो मिहिर जी आपने बताया कि आप देहरादून से हैं, तो आप जब यहाँ आए तो आप फ़िल्म इंडस्ट्री में आए, बॉलीवुड के हसीन सपनों के बीच में आपने ज़िंदगी गुज़ारी। तो जो आपकी बेटर वाइफ हैं, जो अर्धांगिनी हैं, वो भी मुंबई से हैं? नहीं, वो यूपी से हैं वो और जी, इट वाज़ अरेंज मैरेज और जी, मतलब बहुत कोऑपरेटिव, शी इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव कि उन्होंने मुझे बहुत और सँभाला, हमें सँभाला। हमारा एक बेटा भी था जो कोइंसिडेंटली कह लीजिए इट वाज़ अ वेरी सेटबैक फॉर मी, फॉर अस, हमारी फैमिली के लिए कि वो वक़्त से पहले इस दुनिया से चला गया 18.5 साल की एज में। लेकिन उस वक़्त में भी मेरी वाइफ़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने भी अपना नेचुरली एक ड्यूटी बनती है कि अपना हम एक-दूसरे को मॉरल सपोर्ट दें और आज साईं बाबा की कृपा से हमारे 4 साढ़े 4 साल की और वही हमारा बेटा है। मैं आज सोचता हूँ कि अगर इस बच्ची को आना था इसीलिए उसे जाना था और वो मुझे लगता है कि वापस आ गया वो। जी, जी। अब हम बॉलीवुड की बात करते हैं राजेश जी की ये सपनों की नगरी है। जो जी, तो आते हैं, वो तो जी, जी। बहुत सपने लेके आते हैं। कुछ निराश भी हो जाते हैं, चले जाते हैं। अगर जी, उनसे एक सवाल किसी से किया मैंने तो उन्होंने मुझे जवाब दिया एक बच्चा बॉलीवुड में था और वापस चला गया। 2 ही गवाह 2 ही गवाह थे मेरी मोहब्बत के साहिब, एक वक़्त और एक वो। एक गुज़र गया और एक मुकर गया। जी। इसी पे एक बहुत अच्छा है कि वो वक़्त का जहाज़ था, करता लिहाज़ क्या। जी, वो वक़्त का जहाज़ था, करता लिहाज़ क्या, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। क्या तो बात! वक़्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है और वक़्त से बड़ी कोई चीज़ है भी नहीं। सारी दुनिया में खेल ही वक़्त के हैं और उसपे एक बहुत कमाल का है कि कल मिला वक़्त तेरी ज़ुल्फ़ें सुलझा दूँगा, जी, आज तो लगा हूँ वक़्त को सुलझाने में। कल मिला वक़्त तेरी ज़ुल्फ़ें सुलझा दूँगा, आज तो लगा हूँ वक़्त को सुलझाने में।
और यूं तो पल भर में सुलझ जाती हैं उलझी जुल्फें, मगर उम्र गुजर जाती है वक्त को सुलझाने में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जी। आज मैं आपसे एक बड़े ही स्पेशल मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। बॉलीवुड, उनके सपने और सुसाइड। पिछले साल में कितने ही बच्चे बॉम्बे में आए और कुछ अरसे के बाद वो सुसाइड का शिकार हो गए। जी। तो जब दिल टूटता है तो इंसान डिप्रेशन में जाता है और कहता है कि हम सुसाइड कर लें तो सुसाइड का एक ही हल होता है, हम सो जाएँगे। पर जो पीछे वाले बैठे हैं, जिस तरह कि आपने बताया कि आपके बेटे को एक हादसे में वो चले गए और पर माँ-बाप पर उसका बहुत। तो इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड और इनके बड़े-बड़े दिग्गज क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? इनको इनके लिए कदम उठाना चाहिए? जी, मैं देखिए पहले थोड़ा-सा आपको क्लियर कर दूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए अगर थोड़ी-सी कोशिश करूँ समझाने की, तो मैं भी आत्महत्या को बहुत बुरा मानता हूँ क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में कहा गया है कि अपना सुसाइड करना भी एक मर्डर करने के बराबर है, जी। जो बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसान की कुछ तो मजबूरियाँ होती होंगी। अब रीज़न ये है कि हमारे बॉलीवुड को ही बहुत ज़्यादा इस मामले में टारगेट किया जाता है, यहाँ पे ऐसा होता है। ये हम जिस दौर से, जिस काल से गुज़र रही कोरोना का जो काल है, आपको शायद याद होगा कि इस वक़्त में पूरी दुनिया में बहुत लोगों की डेथ भी हुई है, बहुत लोगों ने सुसाइड भी किया है। जी। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है, ग्लैमर की इंडस्ट्री है, ज़रा-सी भी खाँसी या छींक किसी को आई, तो पूरी दुनिया में वो अपना कहते हैं कि चर्चे आम हो जाते हैं। जी। लेकिन आपका एक दूसरा क्वेश्चन बड़ा वाजिब था कि सपने लेके लोग यहाँ पे आते हैं। जी। अब जब तक तो काम चल रहा है ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि एक लाइफ़स्टाइल बन जाती है, उस लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। और वही होता है कि जब अपना उन काम की कमी होती है या अपने हम स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो एक रीज़न वो भी बन जाता है। जी। दूसरा रीज़न जो आपने बोला है दिल टूटने का, जी। तो उसपे मुझे कि तेज़ धड़कनों को सुनकर भी उन्हें प्यार की खबर नहीं होती। क्या महसूस करेंगे वो दिल का दर्द, दिल के टूटने की तो आवाज़ भी नहीं होती। तो जब दिल टूटता है, तो जो तन लागे सो ही जाने, वो कहानी होती है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग उस जज़्बात को, उन भावनाओं में बह जाते हैं और वो ये डिसीज़न नहीं ले पाते कि क्या सही है, क्या गलत है। इसका मुझे जो एक अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल नज़र आता है, वो ये है कि हमारे पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम आज की डेट में क्या हो गया कि कॉर्पोरेट जॉब के लिए भी लोग, लड़के हों, लड़कियाँ हों, घरों से बाहर निकलते हैं और वो फिर आपका लिव एंड रिलेशनशिप बहुत बढ़ गई है इन दिनों, इस वक़्त में पूरी दुनिया। अब जब रहने लगते हैं, तो बड़े-बुजुर्ग हमारे साथ में होते नहीं हैं और फिर हुआ क्या कि कमिटमेंट सिर्फ़ है, रहने का है, कमिटमेंट लाइफ़ का तो है नहीं। उसमें क्या होता है कि इमोशनली अटैच्ड होने के बाद में जब डिफरेंसेस आने शुरू होते हैं, तो उसका भी एक रीज़न ये बन, तो हमारे बुजुर्गों को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ में वो रहें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त दें और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स का साथ लें। जी। पर अ, आपकी बात सही है कि सुसाइड हर हर जगह पर होते हैं और पर ये जो बच्चे आते हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड के इतने दिग्गज कलाकार इन खड़े क्यों नहीं होते हैं? अ, देखिए देखिए बड़ी मंजू जी, बहुत कमाल का सवाल है कि ये बनते भी तो यही हैं। इन्हें सपोर्ट मिलता होगा तभी बनते हैं। सपोर्ट ना मिले, मुझे अगर किसी का सपोर्ट नहीं होता, मैं भी इतनी फ़िल्में डायरेक्ट नहीं करता। आज अब 20 साल से इस इंडस्ट्री में आप हूँ। किस्मत वाले थे, आपको विद्या सिन्हा मिल गई, हर एक को विद्या नहीं, सिन्हा जी लेकिन तो नहीं लेकिन मिलती। लेकिन लेकिन मेरे करियर में विद्या जी। जी का 0% का भी सपोर्ट नहीं है कि कभी किसी दिन उन्होंने मेरे लिए किसी को रिकमेंड नहीं किया हो। मैं उनकी जब दोनों सीरियल खत्म हो गई, हम बच्ची गोद ले ली। बच्ची गोद लेने के बाद में नेचुरली मुझे तो वहाँ से निकलना ही था, क्योंकि मेरा काम डायरेक्शन का था, उनका प्रोडक्शन था। तो मैंने फिर बाहर के डायरेक्टर्स को अपना असिस्ट किया। मेरे गुरु रविंद्र पिपड़ जी, जो राज कपूर साहब के एसोसिएट थे, मैं उनके यहाँ आके जॉइन किया और उसके बाद काम सीखा अपना। ना उन्होंने कभी मेरे लिए कहीं रिकमेंडेशन की है
ये अलग बात है कि हमारा एक पारिवारिक रिश्ता था, मुझे गाइडेंस वहाँ से बहुत मिली। तो ये से कह सकता हूँ कि मॉरल सपोर्ट था कि मैं भी एक किसान का बेटा देहरादून से आके, जी। जो बोलना भी नहीं आता था, उस माहौल में रह के मुझे कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आने से मैं लोगों से मिलना-जुलना शुरू किया, काम किया, बड़े-बड़े आर्टिस्ट लोगों के साथ कम्युनिकेशन हुआ। उसके बाद में हम डायरेक्टर बने। डायरेक्टर बनना भी कोई खाने का काम नहीं है क्योंकि उसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है क्योंकि आर्टिस्ट उसमें कई सारे काम करते हैं। आपसे एक भी क्वेश्चन कोई आपके ऊपर दाग दे, तो आपको अगर उन्होंने पेट्रियट मिसाइल छोड़ी तो आपको स्कड मिसाइल रखनी पड़ेगी। तो ये है। तो बड़ी सीधी-सी बात है कि यहाँ पे रिकमेंडेशन किसी की हो पाती है, किसी की नहीं हो पाती है, लेकिन बनते सब यहीं पे हैं। जितने भी बाहर से आए आपने देखा होगा कि अपना हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और ना बनने के पीछे भी कोई रीज़न होते होंगे क्योंकि यहाँ की लाइफ़स्टाइल में वो इतने बिज़ी हो जाते हैं कि वो मकसद पीछे रह जाता होगा। तो ये भी एक रीज़न होता होगा। आपकी बात तो सही है, पर यहाँ जब आते हैं तो 4 लोग आते हैं, दोस्त होते हैं। दोस्तों से बात करने का टाइम होता है। कोई दोस्त भी आके उनको सपोर्ट नहीं करता है कि ये जो सुसाइड रेट जो बॉलीवुड में देखिए, माँ-बाप भेजते हैं अपने बच्चों को, उनको ज़िंदगी देने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, और बाद में वो पछताते हैं कि हमने क्यों भेजा यहाँ पर। अच्छी खासी नौकरी कर लेता या पिता के साथ व्यापार में लग जाता, किसान का बेटा है, किसान बन जाता, मेरी आँखों के सामने तो रहता, राइट? पर मेरा मंजू मुद्दा जी ये है कि मंजू जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि आज का बच्चा या आज के पेरेंट्स अ, बच्चों को गाइडेंस तो दे सकते हैं लेकिन डिक्टेट कर सकते हैं कि ये करो वो मत करो। ये तो बच्चों के अपने खुद के शौक हैं जो बचपन से आज के डेट में टीवी चैनल्स मीडिया इतना बढ़ गया है, सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है कि बच्चे जितने ग्रो हो रहे हैं बचपन से ही वो सारे हॉबी लेके अपने टारगेट्स लेके हो रहे हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स का कोई बहुत ज्यादा रोल रहा है। बहुत कम परसेंटेज ऐसी होगी कि जहाँ पे बच्चे सुनते होंगे पेरेंट्स की कि पेरेंट्स टारगेट आपकी रखते होंगे बात कि से मैं आप। सहमत हूँ। आपकी बात हाँ से जी। मैं सहमत हूँ, और इस जी। मुद्दे पर ये भी कहना चाहूँगी कि माँ-बाप को भी चाहिए कि वो बच्चों के पीछे रहें। नहीं बोलता कोई बात नहीं, बिज़ी है कोई बात नहीं, जी। देखे तो सही। हमारे ज़माने में हमारे माँ-बाप हमें देखते थे, कहाँ जा रहे, किसके साथ बैठ रहे, क्या खा रहे, कौन दोस्त है, कौन दोस्त नहीं है, ठीक है ना? और वहाँ तो उस टाइम तो मेल मेल दोस्त होते थे, फीमेल फीमेल दोस्त होती थी, तब भी माँ-बाप देखते थे, ठीक है? जी। तो आपके हिसाब से आप ये कहना चाहते हैं कि जब बच्चे बॉलीवुड में आते हैं, तो माँ-बाप को उनके पीछे आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, अगर वो जवाब नहीं देते हैं, तो इससे क्या सुसाइड रेट कम हो जाएँगे? क्या माँ-बाप तक उनकी बात पहुँच जाएगी? देखिए, जब कोई इंसान टूट रहा होता है तो उसे किसी अपने के सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत ज ये सही बात देखिए, कही आपने। ये डिसीज़न इंसान कब लेता है सुसाइड का कि जब जी, उस स्टेज पे आ जाता है कि जहाँ उसे सँभालने वाला कोई नहीं है। जी, उस वक़्त अगर उसे कोई सँभालने के लिए कोई सहारा मिल जाए, जी। तो मुझे नहीं लगता कि वो डिसीज़न लेगा। और सँभालने के लिए अपनों से बढ़ के कोई होता नहीं, पेरेंट्स से बढ़ के कोई होता नहीं। तो आपकी बात से मैं 100% एग्री हूँ कि हमारे पेरेंट्स को हमारे साथ होना चाहिए। जैसे मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि जब मैं अपना देहरादून से चला था, तो मेरे फादर मेरी मदर तो नेचुरली माँ का बेटे से इमोशन बहुत तगड़ा होता है, तो मेरी मदर ने तो कभी अपोज़ नहीं किया, लेकिन मेरे फादर अक्सर बोलते थे कि ये नाचने गानों वालों की लाइन है, खानदान का नाम खराब करोगे क्या? तो वो बात वही आ गई कि पेरेंट्स नहीं भेजते हैं, बच्चे खुद आते हैं। मैं भी खुद आया था, करेक्ट है। हुँ, और उसका रीज़न ये रहा कि भाई डेडिकेशन था कि वो पीछे से जो पेरेंट्स हैं, उन्हें जवाब देना, उनका नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो अपने टारगेट को हमने कभी जैसे कहते हैं ना घोड़े के ये बाँध देते हैं, तो उसे लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिखाई देता, स्ट्रेट दिखाई देता है, तो हमें वो दिखाई दिया और जिन्हें वो दिखाई देता है, तो ना मुझे नहीं लगता कि उनमें से न 100% अपना लोग कुछ ना कुछ बनेंगे। चलिए, ये तो हमारी एक बात हो गई। अब मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहली पिक्चर जो आपने डायरेक्ट की, आपके डायरेक्शन में कौन-सी थी और उसके स्टार्स कौन थे? जी, ये मैं आपको बता दूँ कि हमारे एक लंदन में एक दोस्त हैं सुरजीत सिंह फंदेर, जी, उनकी वाइफ अपना बलबीर कौर फंदेर इस फ़िल्म की प्रोड्यूसर थी, फ़िल्म का नाम था नज़र। वो कोई 20-22 साल से फ़िल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी 3-4 फ़िल्में
जी। बन के अपना आधी बनी, कोई 16 रील बनी, कोई 17 रील बनी, बन ही नहीं पा रही थी। फिर मेरे से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, अगर आप हमारी फ़िल्म बना सको, तो वरना बोलेंगे हम कभी लौट के बॉम्बे भी नहीं आएँगे। तो मैंने जी। बोला ठीक है। मैंने बोला कि आप हो पैसे वाले लोग और पैसे वाले लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, कानों के होते हैं बहुत कच्चे। जी। तो इसलिए आपको बॉम्बे में फ़िल्म नहीं बनानी है, हमें फ़िल्म बनानी है मद्रास में। तो जी। उन्होंने मेरा कहना माना, फ़िल्म बनी और 10 महीने के अंदर बन के ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज़ हुई। उस फ़िल्म में उस वक़्त के काफ़ी हीरो हमने साउथ का लिया था, 3 हीरोइन्स थी। वो साउथ की स्टार थी, एक तेलुगु की, एक तमिल की, एक मलयाली की। बाकी मोहन जोशी टॉप के विलेन हुआ करते थे उन दिनों, मुकेश खन्ना, लक्ष्मीकांत बेर्डे, दिलीप सेन, समीर सेन का म्यूज़िक था और पिक्चर ने अपना एवरेज वो पिक्चर गई। उसके बाद मेरी दूसरी फ़िल्म शुरू हुई, उसमें हमने कादर ख़ान साहब के बेटे को लॉन्च किया और कादर ख़ान साहब को 6 साल के बाद अगेन राइटिंग में लेके आए। उस फ़िल्म का नाम था बाज़ार। जी। फिर मेरी तीसरी फ़िल्म थी कौन है जो सपनों में आया। ये जी। फ़िल्म हम लोगों ने फर्स्ट फ्रेम टू एंड फ्रेम इंग्लैंड में शूट की जी। और इस फ़िल्म ये फ़िल्म चली गई थी कान फ़िल्म फेस्टिवल में 2004 में और ये वहाँ बहुत एप्रिशिएट हुई। फिर इसी फ़िल्म के लिए मुझे अपना इंग्लैंड में अपना अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने इंग्लैंड में हैरो ऑन द हिल जहाँ पे नेहरू जी की पढ़ाई हुई हैरो में, वहाँ पे मुझे डॉक्टरेट का ऑनर दिया। ये मेरी जी। ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि मुझे किसी बाहर की कंट्री से एक डॉक्टरेट मिली, जिसके काबिल मैं था नहीं, क्योंकि मैं तो बीकॉम किया हुआ था, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं था। लेकिन ये उन्होंने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। जी। तो इनके ये जो आपने बोला कि आपकी जो पिक्चर कान फेस्टिवल में गई थी, इसके हीरो-हीरोइन कौन थे? क्या एक्सपीरियंस इसकी रहा फ़िल्म इसका? शायद आपने देखी होगी फ़िल्म तुम बिन टी सीरीज़ की फ़िल्म थी, तो उसमें लड़का वही था राकेश बापट जी। एंड ऋचा पलोड हीरोइन थी, उसका भी काफ़ी नाम था उन दिनों। बाकी कादर खान साहब थे, अनुपम खेर जी थे, 14 और बड़े-बड़े आर्टिस्ट थे उसमें और बहुत अच्छी म्यूज़िकल टी सीरीज़ का पूरा म्यूज़िक था और टी सीरीज़ का बहुत सपोर्ट मिला हमें उस फ़िल्म में और बहुत अच्छा अजय देवगन ने अपना देवगन एंटरटेनमेंट ने ये रिलीज़ की पिक्चर, काफ़ी एप्रिशिएट हुई और काफ़ी अच्छा बिज़नेस भी किया। प्रोड्यूसर स्टैंड कर गए और उन्होंने साढ़े 3 साल में 23 फ़िल्में बनाई, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी। तो पहली इससे फ़िल्म में ही उन्हें इंग्लैंड लेके गया था, तो जी। उसके बाद तो उनकी जर्नी बहुत अच्छी रही। तो बस एक ये छोटी-सी जर्नी थी। इसके बाद मेरी एक फ़िल्म थी बाबुल प्यारे। जी। वो भी हम लोगों ने इंग्लैंड में शूट की, वो भी अपना ठीक थी। उसमें रवि किशन, ऋषिता भट्ट, राज बब्बर साहब, अरुण गोविल, सचिन सरोज जी कोरियोग्राफर थी सरोज खान जी। और ये भी आपको मैं बता दूँ कि सरोज खान जी इस कोरोना काल में चली गई हैं। उन्होंने 28-29 फरवरी को आखिरी गाना मेरा ही शूट किया और उसके बाद वो बेचारी इस दुनिया से चली गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं उनके लिए प्रे करता हूँ। जो आपने कहा इस पिक्चर के बारे में और सरोज जी के बारे में, तो इन्होंने आपका लास्ट गाना कौन-सा शूट किया? कोई आने वाली पिक्चर है आपकी? जी, आने वाली फ़िल्म है प्रोडक्शन नंबर 1 उसके प्रोड्यूसर संजय कुमार सिंह हैं और बेसिकली वो शेयर मार्केट में आईपीओज़ वगैरह लेके आते हैं, तो उनकी फ़िल्म है। बाकी अभी कोरोना की वजह से काम रुका और अभी अपना टेक ऑफ हो जाएगी, तो उसका है। बाकी मेरी 2 फ़िल्म्स और अपना फ्लोर पे जाने की तैयारी में एक वेब फ़िल्म है, उसके प्रोड्यूसर अपना एसपी सिंह साहब हैं और सैयद साहब हैं और इसके अलावा एक फ़िल्म और है, वो हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं लंदन में शूट करने के लिए। जी। उसका टाइटल है कैंडी पा। कैंडी पा इसके आपने जो इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि इनके कैरेक्टर के रोल्स के लिए आपने किनको लिया है और वो इसका भी अभी कुछ वो सेटअप हुआ कि नहीं? अंडर प्रोसेस है, अभी चल रहा है वो। जी। चल रहा है तो कोरोना की वजह से ही थोड़ा-सा डिले हुआ, वरना अब तक सब कुछ हो जाता था। लेकिन अब चलो देर से आए दुरुस्त आए और पूरी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके, तो ये तो हम लोग चले जाएँगे अपना जो वेब फ़िल्म है उत्तराखंड में शूट बाकी उसका नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल से अगर सब कुछ हालात ठीक रहे, तो हम लोग अपना इंग्लैंड में शूट करेंगे। जी। अ, आपके
जीवन के अंदर कितने समय से आप यहाँ कितने साल दिया आपने ये इंडस्ट्री को? आप आप खुद काउंट कर लीजिए 86 से लेके 2020 अभी तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक यही हूँ। और इस इंडस्ट्री ने, इस मुंबई ने हमें बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। पूरी दुनिया घुमाई है, आपसे मुलाकात करवाई है और जो मिला यहीं से मिला, इसी इंडस्ट्री से मिला। मैं सैल्यूट करता हूँ इस इंडस्ट्री को कि बहुत कमाल की है, बहुत काम की है और बहुत आपने मुश्किल से कहा नसीब होती है। कि आपसे मिलाया है तो एक बात कहती हूँ कि बेवजह है तभी तो दोस्ती है, बेवजह है तभी तो दोस्ती है, वजह होती तो साजिश होती। वाह! वजह होती तुमको तो साजिश मिला तो होती। फरिश्तों का गुमा होने लगा, तुमको मिला तो फरिश्तों का गुमा होने लगा, वरना इस मतलबी दुनिया में तुम जैसा कोई दोस्त कहाँ? क्या बात है, धन्यवाद। जैसा कि हम बात कर रहे हैं राजेश भट्ट जी से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से और बॉलीवुड में डायरेक्टर हैं और अपने किस्से सुना रहे हैं। इनसे एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा सुनते हैं, पर लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं राजेश भट्ट जी से, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, एक बात कहूँ आपसे, कहते हैं जी, कि जो आसानी से मिल जाए ना वो धोखा है और जो बड़ी मुश्किल से मिलता है इज्जत मिलती है। दिल से दिल मिल जाए तो प्यार हो जाता है और बड़े नसीब से मिलता है दोस्त आप जैसा। तो शुक्रिया आपके टाइम के लिए। हम जी। चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खट्टे-मीठे, बड़े अच्छे-अच्छे किस्से हुए होंगे। कोई ऐसा किस्सा बताइए जो कि आम आदमी तक पहुँचे, उनको प्रोत्साहन मिले और जो आपके दिल के बहुत करीब है। किस्से तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ कि हम लोग कौन है जो सपनों में आया कि शूटिंग करने के लिए लंदन गए। अब जी, हम फिल्म वालों की एक आदत होती है कि अपने प्रोड्यूसर्स का बहुत ख्याल रखते हैं, तो हम जितने हमारे लोकल फ्रेंड मिलते हैं उस जगह पे, हम उन लोगों से कहते हैं कि भाई हमारी कुछ हेल्प कर दो। तो हमारे एक दोस्त हैं इंग्लैंड में, उनका नाम है डॉक्टर रेमी रेंजर। जी, नाउ ही इज अ लॉर्ड रेमी रेंजर। वो जी, हाउस ऑफ लॉर्ड के अब मेंबर बन गए हैं लाइफ टाइम के लिए। जी, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई एक पार्टी में। तो मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर साहब कुछ हमारी हेल्प करिए। तो बोलने लगे मुझे क्या हेल्प चाहिए? मैंने कहा आपको एक रोल भी करना है कि यूके हिंदी समिति है वहाँ पे जी, और उसमें हीरो एक ऐसा काम करता है, हिंदी को प्रमोट कर रहा है इंग्लैंड में, गोरों की कंट्री में। तो उस का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पे आप अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा हॉल चाहिए। आप हमें हॉल और ऑडियंस प्रोवाइड करवा दीजिए। बोलने लगे कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है ये। तो उन्होंने करवा दिया। करवाने के बाद हमने शूटिंग की, उसके बाद में अपना उनके हाथों से अवार्ड दिलाया गया। तो जब अपना लास्ट में शूटिंग खत्म होगी, फोटो सेशन चल रहा था, सब आपस में फोटो खींच रहे थे, वो मुझे किनारे पे लेके गए। उन्होंने एक बात बोली, बोले आपको मालूम है आप कहाँ खड़े हो? मैंने बोला कहाँ खड़ा हूँ मैं? बोलने लगे कि इसी जगह पे उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी, इसी स्टेज के ऊपर जहाँ मैंने अवार्ड दिया, और आप उसी स्टेज पे खड़े हो। उस वक्त में इस हॉल का नाम असेंबली हॉल हुआ करता था। आज की डेट में कॉनवे हॉल के नाम से है ये। मेरे आंखों से आंसू आ गए कि मेरे पंजाब में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने क्या किया था, और आज मैंने उसी कंट्री में जाके, गोरों की कंट्री में जाके उसी हॉल के अंदर शूट किया अपना क्लाइमेक्स। तो मेरे लिए बहुत प्राउड की, बहुत फक्र की बात थी। सैल्यूट टू उधम सिंह, सैल्यूट टू अपना हमारे जितने भी शहीद हुए हैं। मुझे बहुत इस पे एक शेर भी याद आता है मंजू जी शायद कि वक्त के कारवां से आगे हूँ, बेरहम आसमां से आगे हूँ। वक्त के कारवां से आगे हूँ, बेरहम आसमां से आगे हूँ कहाँ आज ये खुदा जाने, कल जहां था वहां से आज आगे हूँ। क्या बहुत खूब, बहुत खूब। जी शुक्रिया। तो अभी आपने जो काम किया है और जो काम कर रहे हैं, जी सैटिस्फाइड कितने हैं? क्योंकि हर इंसान कोई भी सैटिस्फाइड नहीं होता है जल्दी-जल्दी। तो जी कितना देखिए, ये सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन जो है वो मन का खेल है। जी, अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हुए जी, तो आप सेटिस्फाइड हैं।
जी, और ना हो तो पूरी दुनिया भी आपको मिल जाए तब भी ना हो, तो उसका तो कोई अंत है ही नहीं। जी, करेक्ट, उसका कोई अंत नहीं है और मैं फुल्ली सैटिस्फाइड हूँ। लेकिन मैं देखिए, ख्वाहिशें तो ख्वाहिशों का भी कोई अंत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना अपने हाथ से जो हो, मेरी एक टैगलाइन है, बड़ी अच्छी सी टैगलाइन है, मेरा अच्छा हो या ना हो, जी, मेरा अच्छा हो या ना हो, लेकिन मेरे हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो। तो जब मेरी टैगलाइन ये है, तो आप समझ सकते हैं कि सैटिस्फैक्शन का लेवल क्या होगा। जी। अ, राजेश जी, आज मुंबई क्यों जल रही है? मेरा क्वेश्चन है। क्यों मुंबई जल रही है? इतना अच्छा ये शहर है, सपनों का शहर है, लोग आते हैं। कल जो हुआ कंगना रनौत के साथ, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है, उसका कभी भी इन चीज़ों से कभी कोई लेना-देना नहीं रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया, हर मज़हब के लोग, हर कैटेगरी के लोग सारे आते हैं और सारे दोस्त बन जाते हैं। जी, यहाँ पे जब भी कभी कोई किसी को एक बार भी मिला होगा इस इंडस्ट्री में और कहीं दूसरी जगह मिल जाएगा, तो बड़े प्यार से मिलता है, बड़े प्यार से बात करता है, पॉलिटिक्स नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं। लेकिन आपकी कुछ बात मैं वक़्त से काटती हूँ। आपकी बात हाँ मैं जी। काटती हूँ यहाँ पर। मुझे ये बताइए कि कल उनका ऑफिस गिराने के बाद क्यों नहीं बॉलीवुड बोल रहा? क्यों सोया हुआ है? मैं वही आपसे वो देखिए, ये सारे जो भी है पॉलिटिकल रीज़न है। मैं मानता हूँ, 100% मानता हूँ पॉलिटिकल रीज़न है। और अगर जब पॉलिटिकल रीज़न जहाँ भी इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे यही होता है जो कल हुआ। करेक्ट ना? तो ये हमें भी सोचना चाहिए वो कि उन लोग हम जो सुनिए, जो आज नहीं बोल रहे हैं, वो उन लोगों के साथ भी हो सकता है। वो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है बोलने की वज़ह से हो रहा हो। ये भी नहीं, हो सकता वो है ना, कुछ गलत नहीं। बोलने की वज़ह से हो रहा जी, पर वो कुछ गलत नहीं है ना? है राजेश जी। पर मेरा क्योंकि कहने का क्या मतलब है, हम दोस्त हैं। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि जी, दोस्त जी। होता है ना, तो वहाँ धोखा नहीं होता है। तो जी, जी। बॉलीवुड में अगर एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो एक नारी सब पर भारी है इस टाइम। और आप हुँ। ये भी देख लीजिए कि जब-जब नारी का अपमान हुआ है, चाहे जी, जी। महाभारत से लेके यहाँ तक चलिए, वो जी, इंसान जी। खत्म हो जाता है। तो जी, जी, जी। इस सपनों की नगरी ने आपको किसी को क्या दिया, किसी से कुछ लिया? इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं आपको देखिए पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैंने अब तक जितनी फ़िल्में बनाई हैं, सब हीरोइन ओरिएंटेड फ़िल्म बनाई हैं, नारी प्रधान जी, फ़िल्म बनाई हैं। जी, मेरी फ़िल्म हिट का बेस ही वही रहता है। तो जी, मुझे मालूम है कि कैसे किसका क्या अपना रिस्पेक्ट करनी है, क्या सम्मान देना है, ये जी, मेरे ज़हन में है। और जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब-जब नारी का अपमान हुआ है, तो अब हमें जिसके बारे में मालूम पड़ गया उसका तो अपमान हुआ है। और ऐसी भी हज़ारों हैं जिनका अपमान होता है, उसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। तो ये एक अलग बात है कि अगर आप सेलिब्रिटी हो, बड़े हो, आपका अपमान हो रहा है, तो अगर तराजू से अलग-अलग तोलोगे, तो फिर तो वो गलत है। करेक्ट ना? और रही बात इसकी कि मैं अपनी इंडस्ट्री की आपको एक बात बता दूँ कि हमारे एक दोस्त हैं भारतेंदु विमल जी। जी, वो बीबीसी में ब्रॉडकास्टर थे उस वक़्त। तो वो बॉम्बे जी, आए थे, मुझे मालूम है ये बात 97-98 की है। वो जी, अपने बीबीसी के लिए पैकेजिंग कर रहे थे जूनियर आर्टिस्ट के ऊपर। जी, तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि राजेश जी मेरी कुछ हेल्प कीजिए। तो मैंने काफ़ी लोगों से उन्हें मिलवाया, तो एक ग्रुप था जूनियर आर्टिस्ट का। तो एक लड़की थी कोई अपना 24-25 साल की, जो अपना आर्टिस्ट थी वो। उससे वो डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि कास्टिंग काउच के बारे में पूछा यहाँ पे। जी, तो उस लड़की ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सर आपने कहीं बाहर से सुना होगा जो बहुत गलत सुना। हम लड़की हैं, हम रात को भी 10 बजे, 11 बजे अर्जेंसी में कभी भी किसी डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को मिलने के लिए जी। उसके ऑफिस में रात को या उसके फ्लैट में चले जाते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। और बोलती है कि अभी आपने सुना है कि दुनिया में कितने कहीं रेप हुए होंगे, हमारी इंडस्ट्री में कभी कोई रेप हुआ है क्या? तो विमल जी ने जब प्रोग्राम खत्म किया, मुझे बाहर लेके आ गए, तो मुझे बोलते हैं कि राजेश जी, क्या कमाल की बात कही उस लड़की ने। मैंने कहा सच है सर ये, कि हमारी इंडस्ट्री कम से कम इतना तो है कि इन चीज़ों से बची हुई है। ये कुछ किस्से हैं, ये कुछ एक मेरे ख़्याल 100 में से 1 लड़की होगी ही जी, जिसने ये बात कही है, या जी, 10 होंगी या 20 होंगी या 25 होंगी या 50% होंगी,
मुझे इतना इसके बारे में नहीं पता। हाँ, पुरा अभी भी लोग अच्छे हैं, पहले भी थे, पर आज दोस्ती जो हो गई है वो एक क्या कहते हैं जिसे कि अब हम ये देखते हैं कि इसकी हैसियत से दोस्ती होती है, इसके स्टेटस से दोस्ती हम्म, होती है, उसके पैसे से दोस्ती होती है। यू नो जी पहले दोस्ती होती थी, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है, ठीक है ना? तो जी जी आजकल दोस्ती हैसियत से होती है। इसके बारे जी में दोस्ती के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दोस्ती भी कॉमर्शियलाइज़ हो गई ना, अपना अब जब ज़माना कॉमर्शियल है, कॉर्पोरेट का ज़माना है, यंग मैन इन हरी, हर आदमी बहुत जल्दबाज़ी में है, बहुत जल्दी में है, तो जहाँ शॉर्टकट मारने के चक्कर है, तो वहाँ दिल और पता है क्या है? सिर्फ़ दिमाग से है, दिल से नहीं है, और जो चीज़ें दिल से हैं, तो वो बहुत कमाल की हैं। वो आज भी ज़िंदा हैं, आज भी मैं विद्या सिन्हा जी को याद कर रहा हूँ। मेरा कोई ब्लड रिलेशन तो है नहीं उनसे, करेक्ट ना? आज भी जी। हमारे कितने दोस्त हैं, संजय सिंह जी हैं, हमारे बहुत दोस्त हैं, आदेश के अर्जुन एक राइटर, बहुत से दोस्त हैं। हम जब भी मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, अपना बन के मिलते हैं, हाल-चाल पूछते हैं, तो हम अपना दोस्ती के लिए बहुत सारी चीज़ों को कभी-कभी कुर्बान भी करते हैं। करेक्ट ना? और दोस्ती का नाम मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, प्यार का और दोस्ती का नाम ही कुर्बानी है। जी। सच्ची दोस्ती और सच्चे प्यार का नाम कुर्बानी ही है। हुँ। तो वही ना वक़्त और रिश्ते दोस्त जो हैं मिलते हैं नसीब से, राइट? जी, 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 आपका जी। कोई ऐसा ख़ास देखो इसमें दोस्त है मुझे जो आपके दिल के बहुत करीब है? हज़ारों होंगे, जी, हम भी आपके दोस्त हैं। देखिए हाँ, देखिए मैं बता दूँ आपको, वो आप ही के शहर में हैं, आप ही के बे एरिया में हैं, अलका भटनागर जी, वो मेरी बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड हैं, और मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, और वो हमारे घर भी आती हैं, उनकी पूरी फैमिली, मिलते भी हैं प्यार से। तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, वो मेरे बहुत दिल के करीब हैं। एक ऐसी मेरी दोस्त और हैं, वो बहुत बड़ी एडवोकेट हैं, वीना गावड़े जी। उन्हें जब मैं बॉम्बे में नया आया था, तब से मैं जानता हूँ, और उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प भी की है। आज जिस घर में मैं रह रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो भी उन्होंने मुझे उस वक़्त में सलाह दी थी कि राजेश तुम यहाँ आके घर को लो, और उस वक़्त में मुझे थोड़ी-सी पैसों की ये था कि शॉर्टेज थी। तो उन्होंने बोला कि मैं इसे नेगोशिएट करवाती हूँ, और उन्होंने नेगोशिएट करवा के अपना मुझे ये दिलवाया। तो और मैं आज इस घर को लिए हुए मुझे अपना 99 में लिया था, आज इतने साल हो गए, 21 ईयर्स हो गए। आज तक दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, हेल्दी दोस्ती है। उनका परिवार जानता है। तो ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं, संजय मासूम है राइटर, बहुत कमाल के दोस्त हैं। उन्होंने मेरे अपना उस वक़्त में जब घर ले रहा था, तब बैंक गारंटी दी, करेक्ट जी। ना? तो ऐसा नहीं है, और आज जिस घर में वो रह रहे हैं, वो घर मैंने उन्हें दिलवाया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अपना ये हेल्दी दोस्ती है, और कमाल की दोस्ती है। और हमारे एक दोस्त हैं, जिन्होंने मेरे जब बेटे की जब डेथ हुई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, बहुत सपोर्ट किया था। वो बॉम्बे पुलिस कमिश्नर थे, राकेश मारिया जी। उनके बड़े जी। भाई हैं राजेश मारिया जी। वो जी। मेरे अपना भाई की तरह हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ पूरी फैमिली को, उन्हें। कमाल के दोस्त हैं। राजेश जी जी, जैसे हम समय की बात करते हैं, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। जी, जी, जी। आपसे हमारी बहुत अच्छी-अच्छी बातें हुई। जी, वक़्त भी जवाब दे रहा है, पर जाने से पहले जी, इस सपनों की नगरी के बारे में और आने वाले बच्चों के बारे में जो माँ-बाप जो बच्चे सपने लेके बम्बई में आते हैं, जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसा दरवाज़ा खोलेंगे कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते, भगवान ना करे, तो वापस उनको इतना ही प्यार मिले, कोई टॉन्च ना मिले, कुछ ना जिससे वो डरते हैं, उनको समझाने के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, उनके लिए या उनके माँ-बाप के लिए? जी, देखिए बहुत कमाल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन आपका, कि आज के पेरेंट्स जो हैं और जो बच्चे हैं, वो कम से कम इतना तो क्लियर हैं कि तुम्हें कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो। जी। तो वो पहले डिप्लोमा वगैरह करवा देते हैं, जी। ठीक है? कोई ना कोई डिप्लोमा वो ले लेते हैं, तो यहाँ के कुछ साल अगर ट्राई भी किया और ना कुछ उन्हें मिला, तो वो जाके अपनी दूसरे अपना फील्ड में अपना जॉब के लिए कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात इसकी कि इन हालातों में पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि बचपन से ही बच्चों में वो संस्कार डालें, वो संस्कार ले आएँ कि तुम्हें अपना अपना घर, अपना परिवार, अपनी इज़्ज़त को लेके कहीं पे भी जाना है, और अपने काम में फ़ोकस करो, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे, और जब डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। और रही बात इसकी कि सक्सेस हर किसी को नहीं मिलती,
पॉलिटिक्स में मुझे लगता था कि हिलरी क्लिंटन जी आफ्टर प्रेसिडेंट बन जाएंगी, बन गए डोनाल्ड ट्रंप जी, तो नहीं मिली थी, सक्सेस नहीं मिली, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यही जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। और उसी पे एक शेर है कि तारा टूटता है तो हमारे ये हिंदू फिलॉसफी में कोई उसे शगुन मानता है, कोई अपशगुन मानता है। बॉलीवुड में शगुन मानते हैं कि हिचकियां आ रही है तारों को, कोई ना कोई बात होने वाली है। हिचकियां आ रही है तारों को, कोई ना कोई बात होने वाली है, या तो कोई बहुत दूर जा रहा है या फिर मुलाकात होने वाली है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया। जैसे कि मैं हर समय ये बोलती हूँ कि जो भी इंसान अपना समय देता है, वो बहुत-बहुत महान है, क्योंकि जी, आजकल आपका समय भी, नहीं है। आपका, आपके चैनल का और हमारे सारे दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें हमारे प्रोग्राम को देखा और ऐसे ही एक मुलाकात प्रोग्राम को देखते रहें, सक्सेसफुल बनाते रहें। और आपने मुझे तबस्सुम जी का एक प्रोग्राम आता था, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, जैसा मैंने जी, शुरू में कहा, आपने उससे बढ़िया होस्ट किया है। तो आई एम धन्यवाद प्राउड ऑफ आपका, यू। आपने मुझे इतना आदर दिया। और आप जी, श्रोताओं से, राजेश जी से हम विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी एक मुलाकात में। आबाद रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल स्वस्थ रहिए और मास्क जी, लगा के आप भी रखिए, बहुत-बहुत स्वास्थ्य शुक्रिया। से साई राम, बचिए। साईं बाबा ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू। धन्य